हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि लगभग 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, लेखकों से मिलना सदा ही विशिष्ट सुअवसर होता है और आप सबका हमारी राजधानी में स्वागत है। लेखकों में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अंतःदृष्टि और भाव प्रवणता होती है। लेखक ने मनुष्य के मन को सशक्त रूप से प्रभावित किया है और उसकी चेतना और संवेदना को बढ़ाया है। लेखक और कवि मानव की अंतरंग आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। वे राष्ट्र की मूल आस्थाओं और आदर्शों को पुष्ट करते हैं। प्रायः लेखक विरोध के भी अग्रणी रहे हैं। उन्होंने विदेशी शासन और स्वदेश में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई है। भारत में भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन के बहुत से नेता स्वयं बड़े अच्छे लेखक रहे। कुछ अन्य का लेखकों और विचारकों से निकट का संबंध रहा। यह होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तब तक कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कायापलट नहीं हो सकती जब तक कि उसी के समान बौद्धिक प्रयास भी ना हो। चिंतन और कृति दोनों ही सामाजिक शक्तियों के अन्वेषी विश्लेषण से जन्मे चाहिए। वह वही अन्वेषक है जिसने फ्रांस में क्रांति के नेताओं को जन्म दिया। रूस में इसने लेनिन और गोर्की को, और भारत में टैगोर, गांधी और नेहरू को पैदा किया। इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और रचनात्मक चरणों में कर्मठ और विचारक अलग अलग नहीं रहा करते। वे मिलकर काम करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वे क्रांतियों का नेतृत्व करते हैं। यदि उनके प्रयासों में संवेदना का भी संयोग हो तो कवि और लेखक के नाते वे परिवर्तन का भी सशक्त साधन बनते हैं। यदि लेखक अपने चारों ओर की ख्याति को नकारते रहते हैं तो वे अप्रासंगिक हो जाते हैं और प्रगति के मार्ग में बाधक भी हो सकते हैं। लेखकों का उद्देश्य सत्य और सौंदर्य की अपनी तलाश को लोगों तक संप्रेषित करना होता है। गुलामी के काल में हर चीज़ राजनीतिक होती थी, क्योंकि हर सच्चे आदमी के सामने एक ही लक्ष्य स्वाधीनता था। स्वाधीनता प्रेम ही प्रत्येक सृजनात्मक प्रयास का केंद्र होता था। अफ्रीका और एशिया के अधिकांश राष्ट्र अब स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अपने ही देश में परदेशी होने के तिरस्कार को दूर कर चुके हैं। फिर भी
हमारे दो महाद्वीपों में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्षरत हैं। उन सब सिपाहियों के लिए जो स्वतंत्रता और राष्ट्र सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यद्यपि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न हैं, पर स्वतंत्रता की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सामाजिक कायापलट तो अभी होना शेष है। हमारे ही देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सदा स्वतंत्रता को कम करने के लिए कुछ काम कर रही हैं। कुछ यह चाहती हैं कि नव स्वतंत्र राष्ट्र कमज़ोर और बटे हुए रहें। दुर्भाग्य से कुछ लेखक भी कभी कभी इन ताकतों के जाल में फंस जाते हैं। महोदय, भारत में हमारी राजनीतिक प्रणाली ने हर व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। हमें विश्वास है कि जनता में प्रतियोगी सिद्धांतों को तौलने और अपना निर्णय करने की समझ है और वह झूठे सिद्धांतों को ठुकरा देगी और सच्चे को स्वीकार करेगी। यदि लेखक संकीर्ण और हानिकारक सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे तो अंत में लोग उन्हें ठुकरा ही देंगे। नव स्वतंत्र देशों के हम लोगों में अंधविश्वासी ताकतों के विरुद्ध एक जबरदस्त संघर्ष करना है। फूट के बीज वे चाहे धर्म, जाति या भाषा किसी के नाम पर हों, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान हमें जो अनुभव हुआ उससे हमने सीखा है कि हमारी आपसी फूट के कारण ही हम कमज़ोर होते हैं और जब भी हम संगठित रहे हैं, हमारी शक्ति असीम रही है और यह बहुत बड़ी चीज़ है। सैनिक शक्ति चाहे कितनी हो, हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक महापुरुषों बुद्ध, अशोक, अकबर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बावजूद धार्मिक कट्टरपन और ऊंची जात पात की भावनाएं बनी रहीं। अतः हमारे समाज में लेखकों को बहुत बड़ा काम करना है। उनके लेखों से उस बृहत्तर स्वतंत्रता का प्रचार होना चाहिए जो सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और बुद्धिपरक चिंतन पर आधारित है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या लेखकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? यह तो उन्हें सोचना है। राजनीतिज्ञों को कोई आदेश नहीं देना है। लेखक चाहे राजनीति में आएं या ना आएं, जीवन की चुनौतियों और जोखिमों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे जनता के सुख दुख की उपेक्षा नहीं कर सकते, अन्यथा वे किस प्रकार के साहित्य का सर्जन करेंगे? क्या उन्हें अपने काव्य और निबंधों, अपने नाटकों और उपन्यासों द्वारा जीवन को समृद्ध नहीं करना चाहिए? छपाई, शिल्प और प्रसारण को हमेशा
मानव कल्याण और लोगों की भलाई के लिए ही नहीं उपयोग किया गया है। असंख्य पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो पक्षपात, घृणा और हिंसा का प्रचार करती हैं। ऐसे राष्ट्रों में जहां सब लोग अभी साक्षर नहीं हुए हैं, वहां उन्नत समाजों की अपेक्षा छपे हुए शब्दों का अधिक मान होता है। अतः जिसे और कहीं सनक कहकर टाला जा सके, उससे यहाँ गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकते हैं। यद्यपि सब राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, किंतु हम कुछ सीमा तक बाकी दुनिया को उसी अपने पुराने शासकों की नज़र से ही देखते हैं। कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में पुस्तकें, विशेषकर उच्च शिक्षा की पुस्तकें, मुख्य रूप से अंग्रेजी या अमेरिकी पुस्तकों की ही हैं। कुछ दूसरे देशों में अधिकांश पुस्तकें फ्रेंच लेखकों की हो सकती हैं। निश्चय ही अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में खुले दिमाग के विद्वान हैं, किंतु क्या अपने राष्ट्र के प्रति झुकाव से कोई बच सकता है? यह आवश्यकता है कि हम आपस में एक दूसरे राष्ट्र से सीधा संबंध शीघ्र स्थापित करें और प्रगति की ओर अग्रसर हों। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।